ठीक है बच्चों, तो 16 नंबर जो है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पैकेटिन, मतलब कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर जो होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, है ना, इस तरह से होमोलोगस क्रोमोजोम होता है, तो इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए, है ना। जो ये जो होता है इसको क्रोमेटिड बोलते हैं। अगर बोर्ड होता तो मैं आपको अच्छे से समझा देता, है ना। तो आप ये चीज़ याद रखें, क्रॉसिंग ओवर जो होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसका इसमें क्रॉसिंग, तो ऑप्शन में पहला बोला नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी में बोला सिस्टर क्रो, नहीं, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है। सेंटोमियर, नहीं, सेंटोमियर तो क्रोमेटिड को जो आपस में जोड़ के रखता है उसको बोलते हैं। नॉन ऑफ दिस, तो आंसर क्या हो जाएगा 17 का? ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है ना? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपको याद रखना है ना। एनसीईआरटी में भी है, सर भी पढ़ाएंगे आपको। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 18। मेंडल सेलेक्ट प्लांट ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना? तो ये सवाल है। तो आप सबको पता है उन्होंने क्या, एक पी प्लांट। अच्छा, पी, ये ऑप्शन, दो ऑप्शन में पी दिख रहा है, गार्डन पी, स्वीट पी, तो इसलिए बच्चों है ना, आधा अधूरा बात याद नहीं रखना चाहिए, आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। वो जो पी जो यूज किए थे उसका नाम क्या था बताइए? बॉटनिकल नेम पैसम सेटाइवम, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं गार्डन पी। क्या बोलते हैं बताइए? गार्डन पी। तो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है ना। तो इसका स्वीट पी नहीं बच्चों, और मैंगो में नहीं किया था, तो ये तो आपको याद ही रखना है ना। मेंडल साहब जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे वो गार्डन पी में किए थे। अच्छा, इसका ये भी नाम याद रखना है, बॉटनिकल नेम भी इसका आपको याद होना चाहिए, पैसम सेटाइवम, है ना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा? आंसर ए। क्वेश्चन 19 बोल रहा है मेंडल प्रपोज्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस इन। मेंडल अपने प्रयोग के लिए कौन सा ईयर, मेंडल प्रपोज्ड हिज वर्क इन। बच्चों यहाँ कौन सा, ये दो हिंदी में दोनों में एक ही दिया हुआ, लेकिन एक ही नहीं होगा। इसमें ये बोल रहा है मेंडल जो प्रपोज किया था अपना इनहेरिटेंस का थियरी एंड थेसिस, वो कब किए थे, है ना। डेट पूछ रहा है इसमें। तो बच्चों आप दो तीन चीज़ याद रखिए, वो हमेशा आपको याद होनी चाहिए अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। अभी तो बोर्ड है, हो सकता है आगे आप कंपटीशन की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, या कोई और एग्जाम की तैयारी करें। तो मेंडल साहब जो है ना, ये 7-7-7, 7-7-7 याद रखिए। 7 क्या? सबसे पहला चीज़, मेंडल साहब जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे ये 7 साल तक किए थे। कब से कब तक बच्चों? 1856 से, 1856 से 1865 तक। हो सकता है आपको इस तरह से गैप देके भी पूछ ले, कब से कब तक किए थे, है ना। तो आपको याद होना 1856 से लेके 1865 तक कितने साल हुए? 60 साल, 7 साल, है ना। सॉरी 60 नहीं, 7, 7। चलिए पहला तो 7 ये याद रखना है। 7 क्या याद रखना है आपको बताइए? कि मेंडल साहब जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे 7 साल तक किए थे। कब से कब तक किए थे? 1856 से 1865 तक किए थे। दूसरा, इन्होंने जो प्लांट यूज किया था, जो कि 18 नंबर सवाल में गार्डन पी, इसमें जो क्रोमोजोम होता है वो 7 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है। कितना पेयर होता है बच्चों? 7 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, मतलब इसमें भी 7 आ गया, है ना। नेक्स्ट, और इसमें जो होता है ये जो पी प्लांट होता है, तो इसमें 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है। क्या होता है पता है? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब कि टॉल, ड्वार्फ, है ना, येलो, ग्रीन, है ना, वायलेट, वाइट, ये सब क्या है बच्चों? कंट्रास्टिंग ट्रेट है। ये कितना बचा? ये 7 पेयर है, इसमें भी 7 आ गया। और टोटल जो करेक्टर पे स्टडी किए थे मेंडल पी प्लांट में, वो भी 7 है बच्चों, है ना। तो इसमें भी क्या आ गया? 7 आ गया। तो ये 7-7-7 याद रखना है आपको मेंडल से रिलेटेड, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ सवाल पूछ रहा था हमसे कब किए थे, तो वो 1856 में स्टार्ट किए थे, 1865 में अपना थेसिस वो सबमिट किए थे। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन बी में है 1865, तो आंसर कितने क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज। इनमें से कौन सा मेंडल के लॉ को, मतलब कि उसका एक्सेप्शन, मेंडल का लॉ को उस पर ये लागू नहीं होता है, वो उसका एक्सेप्शन वही होता है बच्चों जो उसके उसमें लागू ना हो, है ना, फिट ना बैठे, वो क्या बताइए? एक्सेप्शन है।
है ना। जैसे आप लोग केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाते होंगे आप लोगों को, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, कितना सारा एक्सेप्शन है ना। साइज जैसे कि घटता है लेकिन एक बढ़ जा रहा है, एक्सेप्शन है ना। तो इसी तरह अलग अलग चीज़ों में एक्सेप्शन मिलता है, तो यहाँ भी एक एक्सेप्शन है मेंडल्स के लॉ का। तो बच्चों डोमिनेंस तो मेंडल खुद ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए थे, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे बोलते हैं। तो ये तो बच्चों मेंडल्स का लॉ है। लिंकेज जो है बच्चों ये मेंडल्स के लॉ का एक्सेप्शन है। चलिए, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द क्वेश्चन इज आफ्टर डेथ ऑफ मेंडल हु डिस्कवर मेंडल्स लॉ। बच्चों मेंडल साहब का जब डेथ हो गया तो उसके बाद 3 साइंटिस्ट थे, है ना, डी वेरीज, वॉन सेमार्क और कोरेंस, है ना। ये तीनों साइंटिस्ट जो है 1900 ईस्वी में, 1900, है ना, 1900 ईस्वी में ये तीनों साइंटिस्ट मेंडल का रिसर्च पेपर को स्टडी किए। पता चला अरे भाई मेंडल ने जो बताया वो एग्जैक्ट सब चीज़ सही है, क्या आदमी थे वो, है ना। फिर उन्होंने पूरी दुनिया को बताया, है ना। देखो उस समय लोग ईमानदार भी कितने होते थे। इन्होंने मेंडल का नाम लिया, है ना। आज के दौर में होता है उन्होंने तो अपने बारे में बोलता है नहीं मैंने ऐसा किया, लेकिन नहीं, उस टाइम ये तीनों साइंटिस्ट जो थे, जो मेंडल का पेपर पढ़ा, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, मेंडल उस टाइम समझाना चाहते थे लेकिन समझा नहीं पाए, उसका भी अलग अलग रीजन है ना। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने मिल के मेंडल के वर्क पूरे दुनिया को बताया। मेंडल साहब जो हैं वो आपको इनहेरिटेंस में, जेनेटिक्स में ये चीज़ को बताए हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है ना, फर्दर स्टडी के लिए। तब जाके फिर आगे मेंडल को क्या कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो 1900 ईस्वी में कौन साइंटिस्ट थे, ये तीनों साइंटिस्ट थे बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑल ऑफ दीज, है ना, ऑप्शन डी। 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज, है ना। ये जो कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है जैसे कि टॉल, ड्वार्फ, है ना, तो ये सब क्या ट्रेट है। तो इसमें जो जेनेटिक कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, तो इसमें जेनेटिक कोड जो होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलील। उसमें एक आपको डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो चलिए, और हिंदी में भी पढ़ देते हैं आपको। विपरीत गुण के जोड़ निर्धारित करने वाले जीन कहलाता है, एलील कहलाता है ना। विपरीत मतलब जैसे टॉल हो गया, डॉर्फ हो गया, है ना, तो ये सब क्या जस्ट अपोजिट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23, द एलील विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर इज कॉल्ड। जीन जो स्वयं अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, जो नहीं कर सकता है बच्चों वो रिसेसिव है, जो कर सकता है वो डोमिनेंस है। तो देख लेते हैं, कोडोमिनेंस नहीं, कोडोमिनेंस बच्चों दोनों ही शो करता है ना, इसलिए बोलते हैं कोडोमिनेंस। रिसेसिव में बच्चों नहीं कर पाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये लाइट बार बार चले जा रहा है ना, माफ़ी चाहेंगे। चलिए, ऑप्शन सी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें बच्चों आधा अधूरा ही होता है, पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता है, तो इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 का, 23 का हो जाएगा आंसर बी। हिंदी में बोलना है क्या, 23 का उत्तर बी, है ना। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हेमोफीलिया इज, है ना। हेमोफीलिया बच्चों एक ऐसा डिजीज है, अगर इसमें क्या, अगर किसी को हेमोफीलिया हो जाए और उसको कहीं पे कट वट लग जाए तो उसका ब्लीडिंग जो होता है ना, अनस्टॉप्ड ब्लीडिंग होता है ना, ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है। और ज़्यादा सीवियर केस हो तो उसका डेथ भी हो जाएगा ना। ये 3 तरह का हेमोफीलिया होता है। खैर इतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल सवाल क्या पूछ रहा है, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या है, किस तरह का डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, या दोनों ही तरह का डिसऑर्डर है, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मेंडेलियन डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर को बोलेंगे जिसमें आपको अल्टरनेशन या म्यूटेशन हो जाए सिंगल जीन में। किस में हो बच्चे बताइए, सिंगल जीन में। अच्छा, हेमोफीलिया में भी जब आप पढ़ेंगे ना, सिंगल जीन में ही अल्टरनेशन होता है, म्यूटेशन होता है, तो वो डिसऑर्डर को बोलते हैं क्या, हेमोफीलिया। और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बच्चों क्या होता है, इसमें कोई सा भी क्रोमोजोम, कोई एक क्रोमोजोम या एक से ज़्यादा क्रोमोजोम अब्सेंट हो जाए, या ज़्यादा एक क्रोमोजोम अब्सेंट हो जाए, एक से ज़्यादा क्रोमोजोम अब्सेंट हो जाए, या ज़्यादा क्रोमोजोम ऐड हो जाए, है ना, या क्रोमोजोम एबनॉर्मल हो जाए, तो ये सबको क्या बोलेंगे बच्चों बताइए, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, है ना। आपको इसका एग्जांपल याद रखना, सिर्फ हेमोफीलिया ही नहीं, इसके अलावा भी मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जांपल होता है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, है ना, कलर ब्लाइंडनेस, फेनाइलकेटोनुरिया,
थैलेसीमिया। ये सब आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, जो कि आपको ये टिप्स पे होना चाहिए, है ना। मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोम डिसऑर्डर जैसे आप पढ़े होंगे, सर पढ़ाएंगे आप लोग को, है ना, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, है ना। तो ये सब क्या बताइए बताइए ज़रा, ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। हो सकता है नेक्स्ट पेपर जो बने उसमें आप पूछ ले कि आपको हाँ, उसमें आपसे बाय द वे पूछ ले डाउन सिंड्रोम जो है वो किसका एग्जाम्पल है, यही सारा ऑप्शन दे दे, तो उसमें आंसर हो जाएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 25 में आ जाते हैं बच्चों, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल अफेक्टेड बाय म्यूटेशन इज, है ना। तो पहले आपको मैं थोड़ा सब चीज़ बता दूं। पहला ऑप्शन बोल रहा है रिकॉन, है ना। बच्चों रिकॉन क्या होता है, जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो उसमें स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है, जो रिकम्बाइन करके रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिकॉन। तो यहाँ तो हम लोग म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सॉन क्या होता है, जब एक टॉपिक पढ़ाएंगे सर आप लोग को स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, एक्सॉन इंट्रॉन, है ना। एक्सॉन जो होता है ये आपको ऐसा रीजन होता है जीन का जो कि एक्सप्रेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में, आगे का प्रोसेस में, है ना, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में। और इंट्रॉन जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं होता है, वो बाहर निकल जाता है फिर, है ना। तो वही चीज़ क्या है, तो एक्सॉन क्या होता है, एक्सप्रेस रीजन ऑफ जीन होता है। स्प्लाइसिंग प्रोसेस में पढ़ते हैं इसको हम लोग। सिस्ट्रोन, सिस्ट्रोन बच्चों स्मॉलेस्ट जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि फिर आगे हम लोग इसको पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन वगैरह बनाने में हेल्प करता है। म्यूटोन क्या होता है बच्चों, म्यूटोन ही होता है आपको स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जिसके द्वारा अफेक्टेड होता है म्यूटेशन, है ना। वह छोटे खंड जो उत्परिवर्तन से प्रभावित होता है। अच्छा, ये जो जिसका उत्परिवर्तन इसको म्यूटेशन बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज। इनमें से कौन सा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज है। अच्छा, हेमोफीलिया, सेक्स लिंक मतलब बच्चों एक्स वाई, है ना, एक्स वाई क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, इससे रिलेटेड। तो हीमोफीलिया क्या होता है बच्चों, सर पढ़ाएंगे आप लोग को, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होता है। तो हाँ, ये तो सही बात है। आगे पढ़ते हैं, टीबी, नहीं टीबी बच्चों ये तो बैक्टीरियल डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस। साइफिलिस क्या बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्रिपोना पैलिडियम से दोबारा होता है। डायबिटीज बच्चों ये मतलब कि डाइट वगैरह से रिलेटेड डिसऑर्डर है ना, डाइट डिफिशिएंसी वगैरह से, है ना, इंसुलिन की कमी हो जाए, हार्मोन की कमी हो जाए तो डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ भी दो तरह का होता है ना, आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 26 का 26 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम आर इन ह्यूमन नंबर ऑफ क्रोमोजोम आर, मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। तो बच्चों हम लोग के शरीर में जो होता है ना, तो हमारे क्रोमोजोम में जो होता है, सॉरी, तो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है ना। ह्यूमन में कितना होता है बताइए, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। अगर पेयर नहीं दिया रहा है तो 46 आंसर जाएगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 23 पेयर, 22 पेयर, 24 पेयर, नन ऑफ दिस, नहीं 23 पेयर क्रोमोजोम या फिर 46। ठीक है, फिर इसका हो जाएगा 27 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी, मानव रुधि ए बी वर्ग में। देखिए आपको दो चीज़ याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम वगैरह में आता है। पहला है, एक होता है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप होता है, इसमें आपको प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, है ना। तो इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होता है ना। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा इज एब्सेंट इन किसमें बताइए, ए बी ब्लड ग्रुप। और होता है एक ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में जो होता है ना बच्चों, हम लोग के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन पाया जाता है, और ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन एब्सेंट होता है। इन्हीं वजह से बच्चों हम लोग किसी का जब नहीं कोई बीमार पड़ गया, जैसे कोई बीमार आपको ब्लड देना है तो उसमें हम लोग एंटीजन टेस्ट करवाते हैं ना, तो एंटीजन मैच करेगा तभी होगा। तो अब वो ब्लड ग्रुप जो है इस पे तो इसके आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो क्या ही टेस्ट कराना। तो क्या है मतलब, हम लोग किसी को भी वो ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, उसको हार्म नहीं पहुंचेगा। हाँ, अदर ब्लड ग्रुप में हम लोग एंटीजन टेस्ट करवाते हैं। क्लियर है। बोल रहा है इन ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप में बच्चों एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। अच्छा, ये आप मिस प्रिंटिंग हुआ है ना, सर से आप पूछ लीजिएगा, सर जैसे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल सेम है ना, लेकिन इनमें किसी एक में होगा एब्सेंट। जैसे मैं पहला ऑप्शन मान लूँ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, तो ये तो ऑप्शन गलत है।
और दूसरा ऑप्शन बोलूँ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, ये भी ऑप्शन गलत है, ये दोनों तो सेम ऑप्शन है। तो आप एक प्रेजेंट को काट के एब्सेंट कर लीजिए, सर आपको ये बोनस कर देंगे, सबको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अगर आप ए बी में कोई एक आंसर लगा है तो, है ना। चलिए ठीक है। सी ऑप्शन बोल रहा है एंटीबॉडी ए इज प्रेजेंट, नहीं बच्चों, एंटीबॉडी तो होता ही नहीं है। एंटीबॉडी बी इज प्रेजेंट, नहीं बच्चों, एंटीबॉडी तो इसमें होता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इन ए बी ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज आर एब्सेंट, एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29, इन कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज, वर्णनाद में नहीं पहचानता है, मतलब ये पूछना चाह रहा है कलर ब्लाइंड्स में जो होता है कौन सा कलर हम लोग नहीं देख सकते, उसमें दिक्कत होता है, वो कलर देखने में अफेक्टेड होता है ना, तो ये सवाल पूछ रहा है। तो इसमें रेड और ग्रीन कलर बच्चों, है ना, ये आपको याद रखना है। और जब रेड कलर का उसको बोलते हैं प्रोटोनोपिया, है ना, एक होता है आपको ड्यूटेरोनोपिया, ये होता है ग्रीन कलर के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड एंड ग्रीन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30, all gene located on chromosome, all gene located on chromosome, एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन क्या करता है बच्चों, एक लिंकेज ग्रुप बनाता है ना। जब सारा क्रोमोजोम आपको, सारा जीन जो होगा एक ही क्रोमोजोम पे लोकेटेड रहेगा तो आपस में लिंक करता है, तो फिर क्या करता है, एक लिंकेज बनाता है, तो उसी को बोलते हैं फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप। सही बात है, नोट फॉर्म लिंकेज ग्रुप गलत बात है, फॉर्म इंटरेक्टिव ग्रुप नहीं, उसको लिंकेज ग्रुप बोलते हैं बच्चों, है ना, ये टर्म पता होना चाहिए। चलिए 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आ जाते हैं अब नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 31, when only one pair of contrasting trait are considered in a cross it is called, बच्चों अगर वन ही पेयर को हम लोग कंसीडर करेंगे उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। मोनो मतलब होता है एक, है ना, डाई मतलब होता है दो। जब हम लोग एक ही ट्रेट लेंगे, एक ही पेयर ट्रेट लेंगे तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। हाइब्रिड मतलब आपस में क्रॉस करवाते हैं ना, सर चेकर बोर्ड बना के आपको क्रॉस करवा के बताए होंगे, डोमिनेंस रिसेसिव ये सब। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 में आ जाते हैं, डाउन सिंड्रोम इज, डाउन सिंड्रोम क्या है बच्चों, आपको पहले ही बता दिए हम, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। तो इसी में पूछ लिया है ना, डाउन सिंड्रोम क्या है बताइए, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं। मेंडल डिसऑर्डर तो हेमोफीलिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, थैलेसेमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकेटोनुरिया हो गया, ये सब आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में 2-3 नाम आपको याद रखना है बच्चों, एक होता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक होता है टर्नर सिंड्रोम। ये सब आपको क्या बताइए, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है ना। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें ये भी याद रख सकते हैं आप, डाउन सिंड्रोम में एडिशनल कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम 21 आ जाता है, इसलिए, या इसी सिंपल में बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21, है ना। तो वही चीज़ है, नाम भी याद रखना बच्चों, इसको किन्होंने खोजा था सबसे पहले, लैंगडॉन डाउन नाम से एक साइंटिस्ट थे, 1866 में इन्होंने बताया था डाउन सिंड्रोम के बारे में, है ना। ये सब एनसीईआरटी मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा होता मैं खुद बोल दूंगा, आपकी मर्जी, है ना, वो एक्स्ट्रा बात है, लेकिन ये आपके बुक में दिया हुआ था, आपको तो याद होना चाहिए, है ना। हो सकता है सर नेक्स्ट पेपर में पूछ ली, याद रख लीजिए। आ जाते हैं, हाँ 32 का आंसर हो जाएगा ए। 33 का, ब्लड ग्रुप ऑफ विच ग्रुप कैन बी गिवन टू एनी ब्लड ग्रुप, ब्लड ऑफ विच ग्रुप कैन बी गिवन टू एनी ब्लड ग्रुप। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है। जब एंटीजन नहीं होता है वो किसी को भी दे सकता है अपना ब्लड ग्रुप। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ब्लड ग्रुप ओ। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं बच्चों, इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्रोमोजोम आर, है ना। क्लाइनफेल्टर एक तरह का क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, जिसमें क्रोमोजोम का क्या होता है बच्चों, ये एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम आ जाता है ना। तो जैसे 44 प्लस एक्स होना, 44 प्लस एक्स वाई होना चाहिए, लेकिन 44 प्लस एक्स वाई हो जाता है ना। तो वही चीज़ है, इसका हो जाएगा बताइए 34 का ऑप्शन ए, है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है शायद आपका, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स फॉर जीन सिचुएटेड ऑन। बच्चों ये हम पे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है, ये आपको
नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। किसमें बताइए, किसमें होता है बताइए? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम तो लिंकेज हो जाएगा, है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है आपको, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए इसमें। तो इसका हो जाएगा बताइए 35 का आंसर बी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं कोशिश किया हूँ, है ना, जो ऑप्शन आपका एक तो आंसर बताया हूँ, और बाकी ऑप्शन जो उसके बारे में जितना आपको जानना चाहिए मैंने इन शॉर्ट बताया। डिटेल में बताता बच्चों फिर बहुत लंबा वीडियो होता है ना, आप बोर भी हो सकते हो। ऑब्वियसली सर आपको पढ़ाई होंगे क्लास में, तो सर का कॉपी रिवाइज कीजिए। हाँ, कोई डाउट है ना, या आपको कैसा लगा ये सॉल्यूशन देख के, है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, है ना। किसी तरह का कोई मन में सवाल नहीं रखना है बच्चों, सवाल आपको सर से डिस्कस करना है ना, सर क्लास आते हैं वहाँ पे पूछना है। बेहतर तो यही है ना, फेस टू फेस पूछा जाए। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए ठीक है, फिर मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका अच्छा ही गया होगा टेस्ट, सबने आंसर मिला लिया होगा। चलिए ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू।